आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे विनोद। ये आप यकीन मानिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं आप पूरे जैन समाज के लोगों को नमन करता हूं। आज जब कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो सब लोग तलवारें लेके पिस्तौल लेके निकल जाते हैं, पर सलाम आप सभी जैन भाइयों को कि मंदिर के ऊपर हमला हुआ और आपने सिर्फ मुंबई के अंदर सिर्फ चुपचाप राहों पे निकले और अगले दिन से मंदिर बनना शुरू हो गया। ये शक्ति, ये शक्ति अगर किसी के अंदर है तो वो जैन समुदाय में। मैं बोलना चाहता हूं कि मन को अगर टटोलोगे तो चिंतन गंभीर मिलेंगे, चेहरे पर मुस्कान मिलेगी, अंदर पर्वत पीर मिलेंगे। बड़ा मुश्किल है दुनिया में, मगर है एक केवल सच, महावीर सा बनकर देखो हर मन में महावीर मिलेंगे। महावीर सा बनकर देखो हर मन में महावीर मिलेंगे। अब मैं शुरुआत होना चाहता हूं। देखिए पहले तो मैं बात बतला दूं भाई साहब, राजा जैन जी और विनय जैन जी कहां पर हैं? कमिश्नर साहब को छोड़ने गए हैं। पर आप यकीन मानिए मैंने इनके जैसा व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। मैं भावुक हो गया भाई साहब। मैं जानता हूं ये बिल्डिंग नवनिर्मित है, इसमें कुछ चीजें नहीं हैं। हमने तौलिए मांगे, मैंने, सौरभ जी ने, दिनेश जी ने, हिमांशु ने, स्वयं श्रीवास्तव भाई ने भी तौलिए मांगे, तौलिए नहीं आए। मुझे इस बात का गम नहीं है, नहीं होगी सुविधा, नहीं मिले होंगे। मुझे दिक्कत तब हुई जब पद्मिनी ने आईना मांगा और राजा जैन जी घर का उखाड़ के लेके आए इसके। ये विशेष व्यक्तित्व हैं। दद्दू में कमरे में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति मेरे पास आया और कह रहा सुनो, आज मंच पे 2 लोगों के नाम लेने हैं। मैं कहा किसके? कह रही एक तो राजा जैन। मैं कहा अच्छा, दूसरा? कह रहा विनय जैन। मैं कहा जी उनके चेहरे तो दिखला दो। कह रहे राजा जैन मैं हूं, विनय जैन नीचे है, जब नीचे आओगे तो दिखला दूंगा। हाँ ये विनय जैन जी हैं। भाई साहब नमस्कार जी। देखो अब सारे कवि खुल के खेलेंगे क्योंकि पेमेंट मिल चुकी है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बतला दूं, इस मंच पर हिमांशु बवंडर अकेला एक ऐसा कवि है जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इसका खाना नहीं पचता। 2 कवि सम्मेलन जब तक रोज शाम को ना कर ले, जैसे ही पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, विनय जैन जी सुनिए आप प्लीज, देखिए प्लीज। नहीं मैं ऐसे बीच में, आपने बोला था कम से कम 20 बार नाम लेना, मैं अपनी पेमेंट पूरी कर रहा हूं बस। हाँ तो हिमांशु बवंडर वो कवि है भारत का जो रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इसका खाना नहीं पचता। जैसे ही पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है और ये दूसरे के लिए निकलने वाला होता है, ये आयोजक से बोलता है भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इसको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब करवा चौथ पे पत्नी इसकी पूजा कर रही थी, अब इसकी पत्नी ने थाली घुमाई, हिमांशु ने बोला यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। राजेश जैन जी तालियां तो इस बात पे बजाना, अगले 15 दिन तक मैं और स्वयं भाई हॉस्पिटल में इसके लिए दूध और केले लेके गए थे सर। और सौरभ भैया संचालन कर, मैं सौरभ भैया की देखो दिल से इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके यहां पे आए हैं तो इनकी शादी हुई, आप यकीन मानो स्वयं ने इसीलिए अप्लाई करा है यहां पे। यहां पे आने के बाद शादी हो जाती है, यकीन मानिए। और कोई शायर होगा तो वो दूसरी शादी के लिए भी आ जाएगा भाई साहब। हाँ लेकिन मैं सौरभ भैया के बारे में बात बताऊं, मैं इस व्यक्तित्व की इज्जत क्यों करता हूं, क्योंकि जब ये 12वीं पास हो गए थे ना भाई साहब। हाँ तो जब ये 12वीं पास हो गए थे, ये कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो सौरभ जैन जी उन सबसे बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके मेरठ में कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठा दे तो भाई साहब लड़के को बहुत मारते हैं, फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी।
जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा देना, शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। राजेश जैन जी कहां पे बैठे हो भाई साहब? राजेश कहां पे? अच्छा तो कोई बात नहीं भाई साहब। देखो मैं बतला दूं, कई बार आपकी जैन समाज की मालाएं बहुत दिक्कत कर देती हैं भाई साहब। मैं सच बतला रहा हूं, 2018 की बात बतला रहा हूं। मेरे घर से पापा का फोन आया, मैं जैन समाज का मंच पढ़ रहा था। मेरे पापा का फोन आया, बेटे बहू किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है, जल्दी से आ जाओ। मेरे गले में ऐसी 3-4 मालाएं पड़ी हुई थी। मैं ऐसी अवस्था में ही सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाके पता नहीं नर्स को क्या लगा मैं कौन सी रियासत का राजा हूं। वो मेरी बेटी को गोद में लेकर चिल्लाती हुई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, आपके घर में एक सुंदर सी राजकुमारी ने जन्म लिया है। राजा जैन जी, राजा जैन जी, मैंने अपनी चारों माला तोड़ के उसके हाथ में दे दी। आज भी अपनी बच्ची को इंजेक्शन लगवाने जाता हूं, वो नर्स घूर के देखती है और मैं बोलता हूं मुझे घूर के क्यों देख रही है? सहारनपुर के जैन समाज को देख, उन्होंने ही पहनाई थी। ये होता है, ये हमारे संग है भाई साहब। इसको मैं बतला दूं, मैं इस क्षेत्र में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, अच्छा हुआ चले गए। यकीन मानना, मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था सहारनपुर के में, और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। तो उन्होंने मुझे खाकी कलर का लिफाफा दिया। अब मैंने देखने के लिए कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। भाई साहब 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। बहुत अच्छे। मेरे संग यही दिक्कत है भाई साहब। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है, हाँ, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? महिलाओं की एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज जब हम दिल्ली से निकले थे तो दिनेश दद्दू, मैं और पद्मिनी जी हम आए थे। तो हम एक ढाबे के पास खड़े हुए थे, तो बगल में से किसी आदमी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? तो मेरे बगल में जो पद्मिनी थी, इसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर देने की टेक्निक लगाई। उसने फिर दोबारा से रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया? बहुत अच्छे हालात है। महिलाओं के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। और जिस तरीके से इन महिलाओं ने ताली बजाई, ये ढंका इन्हें भी नहीं मिला। यही हो रहा। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 500 मंचों का तजुर्बा। जैसे ही चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। एक सास, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में उसका पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। अब विनय जी, आदरणीय विनय जैन जी मेरे को पहनाने आ रहे हैं। भाई साहब 6 बार नाम हो चुका है, 6 बार इनका, आपका 4 बार, मैं करूंगा पूरा। हाँ देखिएगा। तो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दी टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादी ने हाथ पकड़ा, करे चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कि एक बार ये बुढ़िया बट टैं बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मगर सहारनपुर वालों एक बात बस आपसे,
कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। और विनय जी सुनिएगा, विनय जी और राजा जैन जी सुनिएगा, आदमियों की दो तरह की आवाजें होती हैं। एक जो वो पूरे दिन भर चिल्ला, बेटा हेलो, बच्चे हेलो, मेरे भाई सुन, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहीं पे मेरी तरफ मुंह करके सुनियो। दिल्ली में एक नेता ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटी थी। वो कहां गया पता है तुझे? वो जेल में गया था फिर। अच्छा, जेल से तो डर गए हो? सच में हुआ भाई साहब, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि केजरीवाल का नाम शराब के केस में आ सकता है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि केजरीवाल का नाम शराब के केस में आ सकता है। फिर मैंने सोचा कि उसको तो खांसी थी, मोहल्ला क्लिनिक का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर उसने ऐसा क्या पिया जो खांसी ठीक हो गई। फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, कविता क्या है 4 पंक्तियों में? 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आप अपने आप समझ जाएंगे। बस केजरीवाल को दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में। लड़की ने बोला 3 पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति आपके मुंह से। लड़की ने बोला भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। देखिए, मैं 4 पंक्तियां ऐसी सुनाता हूं भाई साहब। अब की बार महाकुंभ लगा, ये जानती है, इनके यहीं पे लगा था अब की बार महाकुंभ। कुंभ से 4 पंक्तियां लेके आ रहा हूं, सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा। चौथी पंक्ति सबसे पहले सारी महिलाएं समझेंगी और उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा, बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली, भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। तालियां आपकी अब भी नहीं बज रही। राजेश जैन जी आ गए क्या? आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं इतने, आप आराम से बैठो। राजा जैन जी अब आपको मैं बात बतलाता हूं, और विनय जैन जी आप भी सुनना, 7-7 बार हो गया आपका। सुनिएगा, विनय जैन जी ने मुझे ये बात बताई थी, मुझे नहीं पता था कि लड़कों की आवाज 2 तरह की होती है, पुरुषों की आवाज 2 तरह की। तो पूरे दिन भर ये चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, राजा इधर आ, और राजा जी विनय इधर आ, यह आपने बताई थी। और रात के 10 बजे विनय जैन जी की आवाज मोबाइल फोन पे पता कैसी हो जाती है? अब लड़की को तो नहीं पता ना कि विनय जैन जी किस टेंपरेचर मोड पे बैठे। लड़की, हाँ हेलो बोलो। विनय जैन जी क्या कर रही है? लड़की बोली, खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी पूछा खाने में क्या खा रही है? कह रही तुम ऐसे ही रहोगे क्या जिंदगी भर विनय? कोई जनरल नॉलेज की बात कर लो। तो विनय जी ने जवाब दिया, अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इन आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't claim. You can transfer your NCV for old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। ये हो रहा हमारे संग कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक। विपक्ष समझते हैं आप लोग? राहुल गांधी। राहुल गांधी के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है आपको? राहुल गांधी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चले गए, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, तो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे, तो स्टेज पे भाषण देने आ रहे थे। तो जहां पर ये कैमरे वाला बैठा हुआ है, यहां पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। कैमरे वाले को छोड़ो, शानवी की मम्मी जहां पे बैठी हुई है, हाँ राजा जी ने उठ के देखा कौन सी है, बहुत बढ़िया। तो जहां पे शानवी जी की मम्मी बैठी हुई है, यहां पे आंध्र प्रदेश की एक महिला बैठी थी। राहुल गांधी जी जैसे पास आए, लेकिन मैं इस किस्से को बाद में सुनाऊंगा। हमारे बीच में आदरणीय राजेश जैन जी आ गए हैं। हाँ, मैं इनके ऊपर पढ़ देता हूं, अब फिर मुझे याद नहीं रहेगा। राजेश जी, मैंने कितनी देर से रोकी हुई थी एक बात आपको बोलने के लिए
राजस्थान में वैसे तो ना जाने कितने गांव हैं, लेकिन एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और सौरभ जैन जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। सौरभ जैन जी ने अपना नाम लिया सौरभ जैन सुमन, तो कुएं में से आवाज आई सौरभ जैन सुमन। फिर हमने आपका नाम लिया राजेश जैन जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्तित्व, अध्यक्ष है, इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने राजेश जैन जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, सौरभ जैन सुमन का जवाब हो सकता है, पर राजेश जैन जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो राजेश जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। हाँ, तो मैं बतला रहा था पिछले दिनों राहुल गांधी जी चले गए भाई साहब आंध्र प्रदेश में। वो भीड़ के बीच में से निकल के आ रहे थे, तो एक आंध्र प्रदेश की महिला खड़ी हुई और उन्होंने राहुल गांधी के सर पे हाथ रख के बोला येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला उत्साहित रहता, स्टेज पे आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक आंध्र प्रदेश की महिला ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो भाषण लिखने वाला भाग के आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। मगर एक बात कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। ना आह ना वाह ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। और अब मैं सीधे सीधे तौर पे एक बस आपको बता दूं, प्रहसन विधि कविता में होती है कि नाट्य रूपांतर, बस यहां से सुन लीजिएगा। और राजा जैन जी और विनय जैन जी कहीं मत जाना, इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। आप में से कितनी महिलाएं ये बात जानते हैं जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है? एक बार हाथ उठा के बताइएगा जितनों को ये प्रथा पता होगी। हाँ, आपके यहाँ पे नहीं है? दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान में प्रथा है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। अब यहां से ये दृश्य ले लीजिएगा। राजा जी आप बैठ जाइए, आपको कहीं नहीं जाना। प्रथा यह है कि लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है, उसमें बिठा देता है, ये प्रथा है। दिक्कत यह है लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी दिक्कत यह लड़की का कोई सगा मामा नहीं है जो लड़की को लेके डोली वाली कार तक जाए। तो पंडित जी ने जैसे बोला जजमान भाई लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो है नहीं, पर अपने जैन समाज के 2 व्यक्ति हैं। विनय जैन जी यहां पे खड़े हैं और राजा जैन जी यहां पे खड़े थे। तो जैसे पंडित जी ने बोला भाई जजमान लेके जाओ, तो पहले इन्होंने विनय जैन से बोला, लड़की के बाप ने, बेटे विनय उठा दियो बस, चरत थोड़ी सी देर की बात है। तो विनय जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को बचपन से 25 किलो का 150 किलो होते हुए देखा है। विनय जी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा है और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। तो जैसे विनय जी से बोला बेटे विनय उठाइयो, तो विनय जी का बहाना, मेरा तो पत्थरी का ऑपरेशन है, डॉक्टर बोल रहा था कुछ भी भारी चीज उठाऊंगा तो टाके टूट जाए। अच्छा कोई बात नहीं बेटे राजा, बेटे उठा दे तू। पर राजा जी इतने भोले हैं, ये 150 किलो के चक्कर में यही भूल गए मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे इनसे बोला तो इनका बहाना सुना, बेटे राजा उठा दियो। तो राजा जी का मेरा तो 7वां महीना चल रहा है, हैं? नहीं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब यहां पे ये सारी बातें हो रही हैं, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं है यहां पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे वो 40 किलो का व्यक्ति कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। नहीं किसी भी तरह, देखो बेटी का घर है, मेरे भी 2 हाथ लग जाएंगे कोई। तो पीछे अपने दिनेश जी भी खड़े थे। दिनेश जी ने बोला बेटा यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलते बोलते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया और लड़की के बाप से बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो देखो जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी उसका बीपी कंट्रोल में था, उसके हाथ पैर कांप नहीं रहे थे, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी।
लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कहां पे अंकल जी? पीछे? मैं उठाता हूं अंकल जी। नहीं नहीं, ये वो लड़की ना थी। क्या? नहीं राजा जी, आप 7वां महीना ऐसे नहीं लगा आपको? हैं अंकल? क्या करना था अंकल जी? है जी? उठानी थी अंकल जी। इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो, ये तो मुटकी है। पर सबने बोला नहीं बेटे देख, अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर अपने ये वाले भाई साहब आए जो बिल्कुल विनय जैन जी के बगल में बैठे सफेद शर्ट में, अंकित जी, जीजा जी। तो फिर लिफाफा भी देना पड़ेगा फिर तो फिर रहने दो। इनके बिल्कुल पीछे जो, हाँ ये व्यक्ति बिल्कुल सही, पुनीत जैन जी। ये मैं इस व्यक्ति को नमन करता हूं। बाकी सबकी फोटो वैसी की वैसी हैं पोस्टर में। पुनीत जैन जी ने 1100 रुपए अलग से दिए थे चेहरे का फिल्टर बढ़वाने के लिए। तो जैसे रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आई, पुनीत जैन जी को लगा ये लड़का उठा नहीं पाएगा। पुनीत जैन जी ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पुनीत जी ने गाया, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली। वो लड़की को लेके आधे रास्ते तक ही गया था कि तभी लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा ले क्या करे, ले क्या मतलब, ये जो बाहर शीशे वाला गेट है बस यहां तक लिया था, बस यहां पे कह रहा दोबारा से उठा। दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो अब की बार अपने राजेश जैन जी आए। इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अनिल कपूर की मेरी जंग का इन्होंने माइक को पकड़ा और गाना गाया, ओ ओ जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखी थी उसकी आवाज, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के उसे शिक्षा दे, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को वो बोला तुम लिख के दे देना, मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा था बेटी की विदाई पे। बाप रोता, बाप बोला मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुनकर तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। उसने पूछा कौन सी बच्ची? कह रहा फूल सी। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पे मेरी छाती पर फूल धरने वाले काम कर रखे हैं। लाड लाड में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी कोने में खड़ी थी बिल्कुल पुनीत जैन जी के पीछे, और उसकी पत्नी रो रही। जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी बोली आज नहीं बचेंगे ये तो गए। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा, और ये सहारनपुर वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ 35 किलो की, उससे खड़े होकर रोया नहीं जा रहा। तो आगे जमीन पे लेट के उसी के पैर पकड़ लिए जिसने लड़की उठा रखी थी, और बोली मैं मर जाऊंगी, इस छोरी को लेके मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वो बोला देख
यो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। पूजा साइड में। जीजा जी आप तो लिफाफा ही ले जाओ बस मेरे से, आप कहां पहनाने आ रहे हो, आप यकीन मानो। आप सबसे बड़ी बात यह है कि पटके पहनाए जा रहे हैं, विनोद को एक भी माला नहीं पहना। हाँ नहीं, बस अब मैं किसी को कुछ भी पहनाना हो, पहले गरीब की बेटी ब्याह दूं मैं, उसके बाद पहना देना भैया, मेरी भी रीढ़ की हड्डी टूट सके प्लीज। हाँ। एक जगह पे इतनी गेंदे की फूल की माला पहना दी, मेरे गले में इतनी गेंदे की मालाएं पहना दी गई, मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पोहे के बीच में मूंगफली का दाना। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आगे बोले, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला जी महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दो एक बार। अब वो बिल्कुल गेट पर पहुंच गया, उसकी आंखों में चमक के बस लड़की उतरने वाली है, पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है। कह रहा भाई मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी गाना चाह रही थी, 80 साल की थी, गला चौक हो गया, गाने की जगह कुछ और निकल गया। दादी ने रोना से, भैया क्या कह रही है ये? कह रहे भैया बुजुर्ग हो रहता है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने रोना स्टार्ट किया, दादी का गला ठीक हो गया, दादी ने गाया, हो जो हर शादी में पीछे एक बूढ़ी औरत जरूर गा रही होती है इस गाने को विदाई पे, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। बस अब इससे आगे मैं अपने कर्म की, अपने धर्म की पंक्तियां आपके बीच में रख के जा रहा हूं। ये जो शानवी बैठी हुई है और ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं, जितनी भी, मेरी इन बच्चियों से बस एक अपील है बेटा, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, इस वक्त एक जाल फैला हुआ है, बीच में मुसलमान भाई भी बैठे, मैं नमन करता हूं, पर मेरी ये 4 पंक्तियां उस व्यक्ति के लिए हैं, मुझे उस मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है जिसका नाम यूसुफ है और मेरी बेटी को यूसुफ बताता है, मुझे उस मुसलमान से दिक्कत है जिसका नाम यूसुफ है लेकिन मेरी बेटी को राहुल बताता है। जब श्रद्धा के टुकड़े देखे गए ना फ्रिज के अंदर, तब मेरे अंदर का कवि धर्म जागा। मैंने 4 पंक्तियां रखी और इन जैन समाज की सारी बेटियों को ये 4 पंक्तियां दे के जाना चाहता हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना। कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। हाँ 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 जी जी। और अगर मैं बेटियों को ये बात बोल रहा हूं तो मेरा फर्ज इन बेटों के लिए भी होता है। मैं क्या कर दो गाड़ी, तुम चाह रहे हो सहारनपुर में ये मेरा पहला और आखिरी मंच हो यहाँ पे है। बस ये 4 पंक्तियां इन बेटों के नाम पे, ये दोनों लड़के जरूर एयरफोर्स में एयरफोर्स में भर्ती होंगे, ये लड़के देख लेना। इनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। और मैं शुरू में भाभी जी से कह रहा था, भाभी जी बस 10 मिनट संभाल लो, फिर मैं इसे गोदी में लेके बैठ जाऊंगा चाहे। अब बस ये 4 पंक्तियां अपने धर्म की इन बेटों के नाम पे, अगर बेटियों को कोई बात बोल रहा हूं तो बेटों के नाम पे भी, अगर इस देश को सुधारना चाहते हो तो सिर्फ एक बदलाव इस नव पीढ़ी के इन बच्चों के अंदर, इन लड़कों के अंदर लाने जरूरी है। वो बदलाव क्या है मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा माँ और बाप के अंदर रहता है तब तक बच्चा आपका है, लेकिन जब बच्चा कॉलेज जाने लग जाता है तब बच्चे के ऊपर अतिक्रमण उसके दोस्तों का और उसके जो साथ में संगत देने वाले उनका होता है। मैं इन बच्चों के नाम पे 4 पंक्तियां, बस ये 4 पंक्तियां मेरे जीवन की, मेरे 4 पंक्तियों के अंत में जो आपकी तालियां मिलेंगी मैं लेके जाऊंगा घर में और बताऊंगा कल अपनी माँ को कि माँ सहारनपुर से इतना प्यार मिला। इन पुरुषों के नाम पे और बेटों के नाम पे 4 पंक्तियां कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम। अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते। धन्यवाद।